हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। द बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 159 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था वो चारों डीमंस आपस में फाइट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि या तो वो बहुत बड़े बेवकूफ हैं या फिर वो जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। वो एक दूसरे को पीट पीट कर कह रहे होते हैं कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ होता है। दूसरा उसे कहता है नहीं, तुम्हारी वजह से ऐसा होता है, हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते। जबकि ज़ू फैन और मास्टर जिंग दूर खड़े उनका ये सारा तमाशा देख रहे होते हैं। ज़ू फैन मास्टर जिंग को इशारा करते हुए कहता है, मास्टर जिंग, क्या आपको लगता है कि ये चारों वही प्रिजनर्स हैं जिनको स्कीमिंग डीमन वालों ने वहाँ पर बंद किया था? क्या लगता है आपको कि ये स्ट्रॉन्ग हैं? मास्टर जिंग भी कुछ कहने की बजाय चुप हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी समझ नहीं आ रही होती। तो मास्टर जिंग ने इनकी कहानियां सुनी हुई है कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। मास्टर जिंग ज़ू फैन से कहते हैं, मैंने इनकी सिर्फ कहानियां सुनी हुई है, मैंने इनसे कभी भी मुलाकात नहीं की, मुझे नहीं पता कि ये कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कहानियों में तो इनको स्ट्रॉन्ग ही बताया गया है। मास्टर जिंग कहते हैं, इनकी कहानियां जो मैंने सुन रखी है उनके मुताबिक मैंने सुना है कि ये चारों जुड़वा है और ये चारों एक स्पेशल टेक्निक को यूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। असल में इनको ये स्पेशल टेक्निक डीमन स्कीमिंग सेक्टर वालों ने सिखाई थी। इन चारों को डीमन स्कीमिंग सेक्टर वालों ने अपने पास रिक्रूट किया था और उन्हें एक टेक्निक सिखाई थी जिसका नाम यूनिटी टैक्टिक था। मास्टर जिंग कहते हैं, ये चारों हमेशा अपनी फाइट को जीतते हैं, चाहे ये काफी ज्यादा वीक ही क्यों ना हो, लेकिन जब ये अपने यूनिटी टैक्टिक को यूज करते हैं ये सामने वाले को हरा देते हैं। लेकिन असल मसला तो ये है कि ये बहुत ज्यादा झगड़ालू हैं और ये अपने ही लोगों से फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। जब भी इनका आपस में कोई मूड नहीं बनता या फिर ये किसी बात से मना करते हैं तो ये अपने ही लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। ज़ू फैन कहता है, आपने कहा कि ये आपस में भी लड़ना शुरू कर देते हैं, अगर ये वाकई में आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं तो फिर ये अपने यूनिटी टैक्टिक को कैसे यूज करते हैं? मास्टर जिंग कहते हैं कि मुझे लगता है कि इनकी इसी हरकत की वजह से डीमन स्कीमिंग सेक्टर से बैन किया गया था। मास्टर जिंग यहीं पर इन चारों के बारे में एक एक करके बताते हैं। सबसे पहला, जो कि इनका सबसे बड़ा भाई है, उसका नाम वायलेंट डीमन है। मास्टर जिंग कहते हैं, ये इनमें से सबसे ज्यादा गुस्से वाला और रूड है, इसका एटीट्यूड सर पे रहता है, ये हमेशा शो ऑफ करता है, ज्यादातर अपने ब्रेन को यूज नहीं करता, चाहे कितना ही स्ट्रॉन्ग एनिमी क्यों ना हो, ये हमेशा फर्स्ट चार्ज करता है और उस पर अटैक कर देता है। ये नहीं देखता कि सामने वाले की कल्टीवेशन कितनी है, फिर चाहे इसके बाकी के भाई इसे फॉलो करें या नहीं। इसीलिए तो जब इसने हमें देखा तो हम पर डायरेक्टली अटैक कर दिया, जबकि ये देखे बगैर कि हम लोग कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। ज़ू फैन कहता, हाँ ये तो मैंने देख ही लिया कि ये कितना बड़ा स्टूपिड है। मास्टर जिंग कहते हैं, और दूसरे वाला जो कि हमसे उस स्टाफ की कंपनसेशन मांग रहा था, वो सेकंड ब्रदर है और उसका नाम स्क्रूक डीमन है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा लालची है। ये हमेशा अपने फायदे की सोचता है, जहाँ पर भी इसे कोई चीज नजर आती है ये उसके पीछे लग जाता है। ज़ू फैन मास्टर जिंग की बात सुनने के बाद कहता है, ये वाला बंदा तो बहुत ज्यादा बुरा है, मेरा दिल कर रहा है कि मैं इसे जाकर 2-4 छापड़ लगा दूं, क्योंकि इसने अपने भाई को बचाने की बजाय उसके टूटे हुए स्टाफ के बदले में हर्जाना मांगने की कोशिश की है। इसे अपने भाई की जरा भी परवाह नहीं है, ये बहुत बड़ा लालची है। फिर मास्टर जिंग तीसरे के बारे में बताते हैं। मास्टर जिंग कहते हैं, इसका नाम सिली डीमन है, ये स्नीक अटैक्स में बहुत ज्यादा माहिर है। हालांकि ये फाइट में डायरेक्टली शामिल नहीं होता, ये पीछे रहकर उनको चीयर करता है, लेकिन जब भी कभी मौका मिलता है ये आगे बढ़ता है और स्नीक अटैक करता है, जबकि उनकी विक्ट्री को छीन लेता है। तुम इसको ऐसा भी कह सकती हो कि ये एक मौका प्रस्त है, जैसे इसे मौका मिलता है ये आगे बढ़ता है और दुश्मन को हरा देता है, जबकि फाइट बाकी के तीनों करते हैं। ज़ू फैन मास्टर जिंग की बात सुनने के बाद कहता है, ये वाला बाकी के दोनों से काफी ज्यादा बेहतर है, कि इसके अंदर एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, इसे पता है कि अपने भाइयों की नाक के नीचे से उनके शिकार को कैसे चोरी करना है, जबकि वो लोग उसे पीटते हैं और ये उनका इनाम छीन लेता है। मुझे ये वाला बाकियों की निस्बत काफी ज्यादा पसंद आया है। फिर मास्टर जिंग उसे कहते हैं, और इनमें से चौथे वाला जिसके बाल हरे हैं उसको विम्प डीमन कहते हैं, क्योंकि जब भी फाइट होती है वो सबसे पहले भागने की कोशिश करता है, वही सबसे ज्यादा डरपोक है और कहा जाता है कि वो पहले ही रोना शुरू कर देता है। लेकिन मैंने कुछ ऐसी कहानियां भी सुनी है, कुछ लोग कहते हैं कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग यही वाला है, क्योंकि जब ये अपनी पावर्स को यूज करता है तब ये सामने वाले को हरा देता है, हालांकि ये वैसे बहुत ज्यादा डरपोक है। ज़ू फैन मास्टर जिंग से कहता है, मास्टर जिंग आप वहाँ पर जाएं और उनके साथ जाकर फाइट करें, मैं देखना चाहता हूँ कि ये चारों कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे इनकी पावर्स देखनी है और उसके बाद देखेंगे कि इनके साथ क्या करना है। मास्टर जिंग चिल्लाकर ज़ू फैन से कहते हैं, ज़ू फैन मेरे साथ मजाक मत करो, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हालांकि ये तुम्हें सिर्फ जोकर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब ये अपने यूनिटी टैक्टिक को यूज करेंगे तो मैं भी इनके सामने नहीं टिक पाऊंगा। मास्टर जिंग काफी ज्यादा घबराए हुए होते हैं और कहते हैं, मैं इनका मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर सकता, क्योंकि जब ये लोग अपनी परफॉर्म राम की 9th स्टेज पर थे तब इन्होंने एक रेडियंट स्टेज के 2nd ग्रेड के मास्टर को मार डाला था। ये तकरीबन 100 साल पहले की बात है और अब तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए होंगे, मैं इनका मुकाबला नहीं कर सकता। क्या तुम इस बात का अंदाजा लगा सकते हो कि एक परफॉर्म राम का एक्सपर्ट एक रेडियंट स्टेज के एक्सपर्ट को कैसे मार सकता है? ज़ू फैन मास्टर जिंग से कहता है, इस सब का उस बात से क्या ताल्लुक है, तुमने देखा नहीं वायलेंट डीमन पहले से जख्मी है, वो इनका साथ नहीं दे पाएगा। ज़ू फैन मास्टर जिंग से कहता है, मास्टर जिंग आपको पता है कि मेरी नेचर कैसी है, आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं, मैं बोन टेम्परिंग राम की 5th लेयर पर हूँ और मैं कभी भी इन तीनों को हरा नहीं सकता, और मुझे नहीं लगता कि मैं इन चारों के साथ फाइट करने के बाद यहाँ से जिंदा निकल पाऊंगा, इसलिए मुझे आपकी कुर्बानी देना पड़ेगी। मास्टर जिंग उसकी बात सुनकर बहुत हैरान हो जाते हैं। ज़ू फैन साथ ही चिल्लाकर उन चारों से कहता है, चारों
ग्रेट डीमंस, मेरी बात गौर से सुनो। ये बुड्ढा मास्टर कह रहा है कि तुम्हारे डैड ने एक स्वाइन के साथ मीटिंग की थी, उसके बाद तुम चारों पैदा हुए और तुम्हारा साइज छोटा रह गया। वो चारों जू फैन की बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाते हैं और कहते हैं क्या इस बुड्ढे ने वाकई में ऐसा कहा है। तब मास्टर जिंग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं बटलर जू फैन, तुमने तो इस बार मुझे बहुत ही बुरा फंसा दिया है। वो चारों गुस्से के साथ मास्टर जिंग की तरफ देख रहे होते हैं और उनकी आंखें भी सुरख चमक रही होती हैं, यानी कि वो अपने यूनिटी टैक्टिक को यूज करने वाले हैं। जू फैन कहता है इन सब की आंखों का रंग चेंज हो गया है, लगता है ये अपनी किसी स्पेशल स्किल को यूज करने वाले हैं। मास्टर जिंग कह रहे होते हैं हालांकि मैं लूक क्लैन का एक एल्डर हूँ, लेकिन फिर भी जू फैन ने यहाँ पर मुझे बलि का बकरा बना दिया। अब जबकि मुझे इनके साथ फाइट करना ही है तो फिर ठीक है, मैं इनके साथ फाइट करता हूँ। वो चिल्लाकर उन चारों से कहता है हाँ मैंने ऐसा कहा है, तुम चारों बहुत बड़े नमूने हो, पता नहीं तुम्हारी माँ कैसी होगी। बस इतना सुनने की देर थी कि वो चारों ही बड़ी स्पीड के साथ मास्टर जिंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ाते हैं। वो चारों घूमते हुए एक ड्रिल की तरह सीधे मास्टर जिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। मास्टर जिंग अपने पंच को सामने की तरफ करते हुए उनकी ड्रिल को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे मास्टर जिंग उनके साथ अपने पंच को टकराते हैं, मास्टर जिंग पीछे की तरफ धकेले जाते हैं और मास्टर जिंग के मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, यानी कि वो बहुत ज्यादा जख्मी हो जाते हैं। लेकिन वो चारों फिर से मास्टर जिंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। मास्टर जिंग कहते हैं लगता है कि तुम चारों मेरे साथ डायरेक्ट फाइट करना चाहते हो, चलो फिर ठीक है आ जाओ। मास्टर जिंग भी अपने रेड स्टाइल 1 को अनलीश करते हैं। जैसे वो अपने रेड स्टाइल 1 को अनलीश करते हैं, वो चारों ऊपर खड़े हो जाते हैं और डरते हुए कहते हैं हम लोग तो मारे गए, लेकिन साथ ही वो फिर से हंसना शुरू कर देते हैं और वो बड़ी स्पीड के साथ मास्टर जिंग के उस अटैक को अवॉइड कर लेते हैं और उसके इर्द गिर्द घूमना शुरू कर देते हैं। जू फैन भी उनकी स्पीड को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है। इनकी स्पीड पहले इतनी नहीं थी जितनी इनकी स्पीड अब बढ़ चुकी है। वहीं पर वायलेंट डीमन को दिखाते हैं, उसकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है। वो आगे बढ़ता है और मास्टर जिंग के गाल पर थप्पड़ मारता है। जू फैन भी देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है वायलेंट डीमन की स्पीड तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। वायलेंट डीमन बार बार मास्टर जिंग के सिर्फ एक ही गाल के ऊपर बार बार थप्पड़ मार रहा होता है। वो 3-4 बार मास्टर जिंग के एक ही साइड वाली गाल पर थप्पड़ मारता है। मास्टर जिंग चिल्लाकर उसे कहते हैं तुम कमीनो, बार बार मेरी एक ही साइड पर थप्पड़ क्यों मार रही हो? क्या तुम्हें दूसरी साइड दिखाई नहीं दे रही? तुम लोग दूसरी साइड पर भी मार सकते हो। वायलेंट डीमन उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, हम लोग तुम्हारी दूसरी साइड पर भी मारेंगे, लेकिन हमें सिर्फ एक ही साइड पर मारना पसंद है, इसलिए एक ही साइड पर मारेंगे। जू फैन सोच रहा होता है ये बहुत ही अजीब बात है, ये वायलेंट डीमन पहले इतना ज्यादा तेज नहीं था, हालांकि अब इसकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ कम हो गई है। जू फैन कहता है कहीं ऐसा तो नहीं कि यूनिटी टैक्टिक की वजह से इन चारों की एबिलिटीज अलग अलग तौर पर बढ़ जाती हैं। जू फैन चिल्लाकर मास्टर जिंग से कहता है मास्टर जिंग उसको तुम्हें हिट करने दो, उसे रोकना मत। मास्टर जिंग भी बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं और कहते हैं चलो फिर ठीक है, जू फैन की मान लेते हैं, लेकिन जैसे ये लोग मेरे हाथ में आएंगे इन्हें बहुत ज्यादा पीटने वाला हूँ। मास्टर जिंग चिल्लाकर कहते हैं तुम सब लोग चलो फिर देखते हैं तुम्हारे अंदर कितनी ज्यादा हिम्मत है, मेरी दूसरी गाल के ऊपर थप्पड़ मार कर दिखाओ। वायलेंट डीमन उसे कहता है नहीं, हम लोग दूसरी गाल पे नहीं मारेंगे, हम लोग इसी पे मारेंगे। वायलेंट डीमन हंसते हुए मास्टर जिंग के उसी गाल के ऊपर फिर से थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन मास्टर जिंग को पहले से पता होता है कि वो यहाँ पर आने वाला है। मास्टर जिंग अपने हाथ को आगे बढ़ाते हैं और उसे गले से पकड़ लेते हैं। मास्टर जिंग गुस्से के साथ उसे कहते हैं मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मेरी दूसरी साइड पर थप्पड़ मारो, लेकिन तुम बार बार एक ही साइड पर हिट किए जा रहे हो, लेकिन अब जबकि तुम पकड़े गए हो अब तुम्हारे बचने का कोई चांस नहीं। जबकि वायलेंट डीमन भी उसके हाथ में चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है मैं तो मर गया। वायलेंट डीमन चिल्ला कर बाकी के तीनों से कह रहा होता है इसने मुझे पकड़ लिया है, जल्दी से आओ, इस पर अटैक करो, मुझे बचाओ। मास्टर जिंग ने उसे अपने एक हाथ में पकड़ रखा होता है, जबकि दूसरे हाथ में अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए पंच मारने लगते हैं और कहते हैं चलो फिर ठीक है, अब हेल में जाकर हेल किंग से जाकर मिलना, अभी मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। वायलेंट डीमन फिर से चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है मैं तो मर गया, इस बार तो मैं वाकई में मर गया, ये मुझे मार डालेगा। लेकिन मास्टर जिंग जैसे उसे पंच मारते हैं वो अपने सर को नीचे की तरफ झुका लेता है और उनके पंच को अवॉइड कर लेता है। ये देखकर मास्टर जिंग भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, जबकि वायलेंट डीमन आगे से और भी ज्यादा हंसना शुरू कर देता है। साथ ही मास्टर जिंग गुस्से के साथ उस पर पंचेस मारना शुरू करते हैं, लेकिन वो उनके हाथ में होने के बावजूद अपने सर को कभी इधर कर लेता है तो कभी उधर कर लेता है, क्योंकि उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है और वो बार बार उनके पंचेस को डॉज कर रहा होता है। मास्टर जिंग में चिल्लाकर उसे कह रहे होते हैं तुम मेरे हाथ में हो, अब जल्दी से मर क्यों नहीं जाते। मास्टर जिंग सोच रहे होते हैं मैंने इसको अपने हाथ में पकड़ रखा है, लेकिन फिर भी मैं इसको हिट नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन वो वायलेंट डीमन अभी भी चिल्ला कर कह रहा होता है ये मुझे मार डालेगा, इसने तो मुझे मार ही डाला। मास्टर जिंग कहते हैं बाकी के तीनों मुझ पर अटैक क्यों नहीं कर रहे, क्या वो अपने भाई को छोड़ चुके हैं, अब फिर वो इसको बचाना नहीं चाहते, या फिर वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि इसकी पावर्स इतनी ज्यादा है कि मैं इसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, इसीलिए वो इसे बचाने के लिए आगे नहीं बढ़ रहे। उसी वक्त जू फैन पीछे से चिल्लाकर कहता है मास्टर ली ध्यान से आपके पीछे देखो। मास्टर जिंग जैसे पीछे की तरफ देखते हैं तो पीछे से तीनों डीमन उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन मास्टर जिंग उनको अवॉइड कर लेते हैं, वो उसके पास से गुजर जाते हैं। मास्टर जिंग को लगता है कि वो तीनों आगे चले गए, लेकिन उसी वक्त विम डीमन मास्टर जिंग के बाजू के ऊपर काट लेता है, जिसकी वजह से मास्टर जिंग अपने हाथ की ग्रिप को लूज कर देते हैं और
वायलेंट डीमन उनके हाथ से निकल जाता है और वो चारों फिर से मास्टर जिंग के इर्द गिर्द घूमना शुरू कर देते हैं और साथ साथ बहुत ज्यादा हंस भी रहे होते हैं। मास्टर जिंग कहते हैं अब मैं क्या करूं, मैं तो इनको हिट भी नहीं कर पा रहा, मैं इनको देख भी नहीं पा रहा, ये बहुत ज्यादा तेज हैं। तो चारों डीमन फिर से हंसते हुए आगे बढ़ते हैं। उनका बड़ा भाई यानी वायलेंट डीमन उन सबसे कहता है चलो फिर आगे बढ़ो और इस बुड्ढे के कपड़े उतार दो ताकि ये बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाए। वो बड़ी स्पीड के साथ ऊपर बादलों में गायब हो जाते हैं। मास्टर जिंग सामने की तरफ देख रहे होते हैं, उसी वक्त वायलेंट डीमन उसके सामने आ जाता है। मास्टर जिंग जैसे उसे पंच मारने लगते हैं वो उसके बाजू के ऊपर ब्लड की तरह के लिक्विड की तरह फैल जाता है और साथ ही मास्टर जिंग के ऊपर वाले कोट को उतार लेता है। मास्टर जिंग भी देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि उनके ऊपर वाला कोट उतर चुका है और वो एक एक करके मास्टर जिंग के सारे कपड़े उतारने वाले हैं। और यहीं पर हमारी एपिसोड 159 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।